students, myself Satish Karda welcomes all of you in my channel Ultimate Science। और आज हम देखेंगे बेटा क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम। और आज का हमारा टॉपिक है श्वसन। श्वसन है क्या बेटा? यदि हम श्वसन को बात करके चलें तो हमारे माइंड में जाता है श्वसन का मतलब सांस लेना, लेकिन वास्तव में सांस लेना ही श्वसन नहीं है। श्वसन के अंदर सांस लेने के अलावा भी बहुत कुछ है। अब वो क्या है? पोषण प्रक्रम के दौरान जो खाद्य सामग्री शरीर द्वारा ग्रहण की जाती है उसका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा उत्पादन में कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। यानी कि हमने पोषण प्रक्रम में जो भी खाना पीना खाया, जो भी हमने भोजन ग्रहण किया, उस भोजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाएगा। और कौन करेंगी? हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न कोशिकाएँ। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएँ क्या करती हैं? इस भोजन को विखंडित करते हैं। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को ही हम क्या बोलते हैं? श्वसन। यानी कि जो भोजन हम खाएंगे वो भोजन टूटेगा किसके द्वारा? कोशिकाओं के द्वारा। और उससे प्राप्त क्या होगा? ऊर्जा। तो इस प्रक्रम को ही हम क्या बोलेंगे? श्वसन। क्या बोलते हैं इसे? श्वसन। अब श्वसन जो है वो दो प्रकार का है। सबसे पहला है वायवीय श्वसन, दूसरा क्या है? अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन नाम से ही पता चल रहा है वायु की उपस्थिति, और वायु में भी किसकी? ऑक्सीजन की उपस्थिति। और अवायवीय श्वसन क्या है? वायु की अनुपस्थिति, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। अब हमारे शरीर में जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं वो खाद्य पदार्थ सरल में टूट जाते हैं, सरल पदार्थ में। और सरल पदार्थ किस में टूटते हैं? ग्लूकोज पे। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? आप देख सकते हैं C6H12O6। क्या है? C6H12O6। आप देख सकते हैं ये है ग्लूकोज का हमारे पास रासायनिक सूत्र। ये रहा आपके पास C6H12O6। ये है हमारे पास ग्लूकोज। अब हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का, या हमें कहें कि जीव जंतुओं में ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है, तो सबसे पहली बात, ग्लूकोज है जो है, आप देख रहे हैं सूत्र है C6H12O6, यानी कि 6 कार्बन के परमाणु वाला एक अणु है। C6H12O6 ग्लूकोज जो है सबसे पहले कोशिका द्रव्य में यह 3 कार्बन के परमाणु में टूटता है, 3 कार्बन वाले एक अणु में टूटता है, जिसका नाम क्या है? पायरुवेट। पायरुवेट और ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब ये पायरुवेट जो है यहाँ पर इसके 3 चरण हो जाते हैं। यहाँ ये 3 रास्तों को एक तरफ जा सकता है, या वायु की उपस्थिति या वायु की अनुपस्थिति। तो सबसे पहले यदि मैं बात करके चलता हूँ वायु की उपस्थिति, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये रहा वायु की उपस्थिति, वायवीय श्वसन देख रहे हैं आप। तो वायवीय श्वसन में क्या होगा? यहाँ पर जब वायु की उपस्थिति होगी तो ये पायरुवेट टूटेगा और ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल H2O और साथ में ऊर्जा। ठीक है, पायरुवेट अणु जो है हमारे पास क्या होगा? पायरुवेट अणु आप देख सकते हैं ये इधर जा रहा है, किस में टूटेगा? वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल और ऊर्जा, ये चीज़ बनाएगा हमारे पास। ठीक है, क्लियर। और यह प्रक्रम किस में होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये परिस्थिति कहाँ होती है बेटा? ये परिस्थिति मानवीय शरीर के अंदर या जीव जंतुओं में, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता है। ठीक है, अब बात आती है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन का मतलब क्या हो गया? वायु की अनुपस्थिति, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी तो ये पायरुवेट का अणु जो है ये किस में टूटेगा? एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। एथेनॉल जिसे हम क्या बोलते हैं? C2H5OH। क्या बोलते हैं एथेनॉल को? C2H5OH। दिस इज एथेनॉल। इसमें टूटेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, साथ में ऊर्जा। और यह प्रक्रम किस में होगा? यीस्ट या किण्वन। यीस्ट में पाया जाएगा, और किस समय? किण्वन प्रक्रिया के दौरान। ठीक है, क्लियर। अब कई बार क्या होता है, ये दो तो हो गया हमारे पास वायवीय श्वसन, और ये हो गया हमारे पास अवायवीय श्वसन। एक तीसरी परिस्थिति और है कि पायरुवेट का अणु जब हमारी पेशियों में, मांसपेशियों में ऑक्सीजन का अभाव होता है तो उस समय पायरुवेट का अणु एक नया रास्ता चूज करता है, एक नए रास्ते को तरफ चलता है, और वो किस में टूटता है? लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। और ये किससे पाई जाती है? पेशी कोशिका में। यह प्रक्रम किससे पाया जाता है? पेशी कोशिका में। और ये क्रैम्प बनने का भी एक कारण है। क्लियर है चीज़? समझ आ गया? तो आपके पास सिंपल सा केस है, ग्लूकोज है। सबसे पहले किस में टूटेगा? पायरुवेट अणु में। पायरुवेट अणु के आगे विभाजन किस तरह से होगा? आगे खंडन 3 परिस्थितियाँ। वायु की उपस्थिति है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा। ठीक है, इस श्वसन को बोलेंगे वायवीय श्वसन। वायु की अनुपस्थिति या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तब वो किस में टूटेगा? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा।
ठीक है क्लियर। अब ये कैसा श्वसन होगा? अवायवीय श्वसन। अरे तीसरी परिस्थिति है कि हमारी मांसपेशियों में जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तब पायरुवेट अणु किस में टूटता है? लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में। ठीक है, यह परिस्थिति पेशी कोशिका में पाई जाती है। नेक्स्ट, अब आपके पास आती है बेटा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, इसके अंतर के बाद। सॉरी, वायवीय श्वसन कैसे है? ऑक्सीजन की उपस्थिति, और अवायवीय श्वसन कैसे हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। सेकंड थिंग, वायवीय श्वसन में क्या है? ग्लूकोज का पूर्ण उपापचय, यानी कि ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन, यानी कि ग्लूकोज पूरी तरह से विभाजित होगा, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन। तीसरी बात, वायवीय श्वसन में दो उत्पाद हैं, CO2 वाटर, H2O और ऊर्जा का निर्माण, जबकि अवायवीय श्वसन में क्या है? एथेनॉल बन सकता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर लैक्टिक अम्ल, यह का इनका निर्माण होगा। वायवीय श्वसन में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी है? 36 ATP। ATP अभी बता रहे हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यहाँ कम ऊर्जा उत्पन्न होती है 2 ATP। वायवीय श्वसन किसमें पाया जाता है? मानव में पाया जाता है, जबकि अवायवीय श्वसन किसमें पाया जाता है? यीस्ट में। किसमें पाया जाता है? यीस्ट में। अब आपके पास कई बार पूछा जाता है बेटा ATP और ADP की फुल फॉर्म। ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है ये? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ADP क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, अब ATP और ADP में रिलेशन क्या है? ATP जो है हमेशा ADP प्लस P। P क्या है? फॉस्फेट, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में जब हम फॉस्फेट का एक अणु डाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है? ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है चीज़ है? अब बारी आएगी हमारे पास जंतुओं में श्वसन। जंतु में श्वसन की बात आती है। हम जानते हैं चाहे मनुष्य हैं चाहे जीव जंतु हैं, वो क्या करते हैं? वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस पाई जाती है उस ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करेंगे और उसी के द्वारा ही सांस लेंगे। तो स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जंतु जल में रहते हैं वे जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत क्यों होती है? यानी कि जलीय जीवों में सांस लेने की जो स्पीड है वो स्थलीय जीवों की अपेक्षा तेज क्यों होती है? देखिएगा मेरा इसका आंसर, जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं, और हम यह भी जानते हैं कि जब जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा से बहुत कम है। हम जानते हैं कि जल में क्या है? ऑक्सीजन गैस खुली है, और उसी ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करके जलीय जीव सांस ले पाते हैं। लेकिन यदि हम इसका कंपैरिजन करें जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, इन दोनों का यदि आपस में कंपैरिजन करें, आपस में तुलना करें, तो हम क्या देखते हैं कि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से क्या है? बहुत कम होती है। यानी कि उनके पास कमी है, जो कमी है इसलिए उनको क्या है? सांस लेने की स्पीड बढ़ेगी, इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मनुष्य में श्वसन। अब मनुष्य सांस कैसे लेता है, बात आ रही है हमारे पास यहाँ। ठीक है, सबसे पहले मनुष्य में श्वसन समझाने से पहले मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ देखिए, ये है मनुष्य में श्वसन तंत्र का एक डायग्राम। हम जानते हैं कि हम सांस कैसे लेते हैं? नाक के द्वारा लेते हैं, या फिर किसके द्वारा लेते हैं? कुछ लोग मुंह के द्वारा भी लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम नाक के द्वारा लिया जाता है। तो यहाँ मैं पहले कुछ श्वसन तंत्र के मुख्य भाग बता रहा हूँ। सबसे पहला भाग है नासाद्वार। नासाद्वार क्या है? हमारी नाक के अंदर जो दो छिद्र होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? नासाद्वार। नेक्स्ट है मुख गुहा। क्या है? मुख गुहा। मुख गुहा क्या है? हमारे मुंह के अंदर का स्पेस, जिसे इंग्लिश में बक्कल कैविटी बोलते हैं। तीसरा है ग्रसनी। ग्रसनी क्या है हमारे पास? 1 मिनट। तीसरा हमारे पास है ग्रसनी। ग्रसनी क्या है? कंठनली, यानी कि हमारे गले के अंदर से जो नली जा रही है फेफड़ों की ओर, उसे क्या बोलते हैं? ग्रसनी। अगला क्या है? कंठ। कंठ हमारा गला हो गया। श्वास नली। श्वास नली वही है हमारे पास, ग्रसनी आगे मुंह करके श्वास नली बन रही है, सांस लेने वाली नली। बीच में है उपास्थि वलय। क्या है? उपास्थि वलय। उपास्थि वलय क्या है? यहाँ पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि एक वलाकार संरचनाएं होती हैं हमारे गले से ऑक्सीजन ले जाने के लिए आगे, उसे बोलते हैं उपास्थि वलय।
उसके बाद है फुफ्फुस। फुफ्फुस क्या होते हैं हमारे पास? फेफड़े। क्या होते हैं? फेफड़े। फुफ्फुस के बाद यदि हम देखें तो यहाँ पर ये कुछ गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? कुपिकाएँ। क्या बोलते हैं इसे? कुपिकाएँ। ठीक है, कुपिकाएँ आगे किससे बटी हुई हैं? कुपिका कोश। ये नीचे देख रहे हैं आप, कुपिका कोश। देख सकते हैं आप, कुपिका कोश ये रहा यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये हमारी पसलियों के नीचे ये हमारे पास जो ये दिख रही हैं लाइनें लाइनें से, ये क्या है? पसलियाँ हैं। ये जो लाइनें लाइनें आप देखे जा रहे हैं ये सब क्या है? पसलियाँ हैं। और इनके नीचे ये स्ट्रक्चर दिख रही है हमारे पास उल्टे सी जैसे आकार की संरचना दिख रही है, इसे क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। क्या बोलते हैं? इसे डायाफ्राम। ये है मनुष्य के श्वसन तंत्र के बारे में। अब ये डायग्राम था मानव श्वसन तंत्र। बच्चे इसे अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये डायग्राम पेपर में बनाने के लिए आता भी है। अब हम बात करते हैं मनुष्य श्वसन कैसे करता है। मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासा द्वारा जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक के द्वारा वायु अंदर जाएगी। नासा द्वारा जाने वाली वायु में नासा द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित बारीक बालों द्वारा व श्लेष्मा द्वारा साफ कर दी जाती है। अब हमारे सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन गैस अंदर गई, उस ऑक्सीजन गैस के साथ साथ कई बार धूल मिट्टी के कण भी अंदर जाते हैं। तो हमारी नाक के अंदर नासा द्वार में जो बाल होते हैं और श्लेष्मा, ठीक है, लिक्विड जैसा एक पदार्थ होता है, वो क्या करता है? उस धूल मिट्टी को वहीं रोक देता है और अंदर शुद्ध वायु को अंदर भेजता है और धूल तथा दूसरी अशुद्धियाँ छान ली जाती हैं। उसके बाद वायु कंठ और श्वास नली से होती हुई फुफ्फुस या फेफड़ों तक पहुँचती है। फुफ्फुस के अंदर मार्ग और छोटी छोटी नलिकाओं में बट जाता है जो अंत में एक गुब्बारे जैसी संरचना में जाके मिलती हैं और इस गुब्बारे जैसी संरचना को हम क्या बोलते हैं? कुपिका कोश। इन कुपिकाओं की भित्ति में क्या होता है? इनकी दीवारों में रुधिर वाहिकाओं का एक जाल होता है। ठीक है, रुधिर वाहिकाओं का एक जाल यानी कि बहुत सारी हमारे पास रुधिर प्रवाहित करने वाली नलियाँ होती हैं, छोटी छोटी बारीक सी नालियाँ जैसी संरचनाएँ होती हैं। ठीक है, जो O2 के ऑक्सीजन गैस के वहन में सहायक होते हैं। कहाँ पर? कुपिकाओं के अंदर क्या पाया जा रहा है? रुधिर वाहिकाओं का एक जाल, और यह क्या करता है? ऑक्सीजन गैस के वहन में सहायक होता है। क्लियर? सबसे पहले नाक के द्वारा वायु जानी है अंदर, कहाँ जाएगी? कंठ के अंदर। कंठ से कहाँ जाएगी? हमारे पास श्वास नली से होती है फुफ्फुस या फेफड़ों तक। फुफ्फुस या फेफड़ों से कहाँ पहुँचेगी? कुपिका कोश में। और कुपिका कोश के बाद कहाँ जाएगी? रुधिर वाहिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन प्रवाहित होगी पूरे शरीर के भागों में। ठीक है, अब बात आती है कि ये मनुष्य में श्वसन की तो भाग होंगे। अब बात आती है कि मनुष्य में श्वसन जो है कितने चरणों में होता है। यदि देखें, मानव श्वसन क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहला है अंतःश्वसन, दूसरा है उच्छ्वसन। अंतःश्वसन का मीन सांस का अंदर ले जाना या वायु को अंदर लेके जाना, और उच्छ्वसन क्या है? वायु को बाहर निकालना। अब हमारे मानव शरीर में हम जो वायु अंदर लेके जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर लेके जाते हैं, हम क्या चाहते हैं कि उसमें क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन गैस। और उच्छ्वसन मीन जब हम वायु को बाहर निकाल रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं कि उस समय हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकले। ठीक है, तो सबसे पहले अंतःश्वसन, वायु का अंदर आना। क्या होगा अंतःश्वसन के दौरान? इस दौरान वक्ष्य गुहा फैल जाती है। वक्ष्य गुहा मीन हमारी जो छाती के नीचे हमारे पास जो स्पेस है वो फैल जाएगा। पसलियों की पेशियाँ सिकुड़ती हैं, वक्ष ऊपर और बाहर की तरफ गति करता है, छाती बाहर की तरफ आती है और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है और गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है। वायु दाब कम होगा तो जहाँ वायु अधिक है वहाँ से अंदर की तरफ प्रवाहित होगी और ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़ों में भर जाती है। ठीक है, क्लियर? अंतःश्वसन मीन जब वायु अंदर आएगी उस दौरान वक्ष्य गुहा फैल जाएगी, पसलियों की पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, वक्ष ऊपर और बाहर की तरफ गति करता है, डायफ्राम चपटा हो जाता है और गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस युक्त वायु फेफड़ों में भर जाती है। अब उच्छ्वसन है वायु का बाहर निकलना। अब ये अंतःश्वसन का बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, अब हमारे शरीर में ऑक्सीजन गैस प्रयोग होगी और हमारे शरीर के अंगों ने, हमारे शरीर के ऊतकों ने ऑक्सीजन गैस की बजाय क्या है? अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को दे दिया। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाली वायु शरीर से कैसे बाहर निकलेगी? इस दौरान वक्ष्य गुहा, वहाँ क्या था? वक्ष्य गुहा फैल गई थी, अभी क्या है? इस दौरान वक्ष्य गुहा अपने मूलाकार में आ जाती है। पसलियों की पेशियाँ वह अंतःश्वसन के टाइम पे क्या था? सिकुड़ गई थी, अब क्या है? पसलियों की पेशियाँ शिथिल हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? वहाँ पर वक्ष ऊपर और बाहर की तरफ गति किया था, अब यहाँ वक्ष अपने स्थान पर आ जाता है, डायाफ्राम ऊपर उठ जाता है,
गुहा में वायु का दाब क्या है, बढ़ जाता है, और CO2 युक्त वायु यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु फेफड़ों से बाहर हो जाती है। क्लियर है चीज़। अब आता है हमारे पास कि इस तरह से हमारे शरीर के अंदर श्वसन की प्रक्रिया होती है। जब ऑक्सीजन गैस वाली वायु अंदर एंटर करेगी, हमारे शरीर के भागों तक या फेफड़ों तक जाएगी, तो उस क्रिया को बोलते हैं अंत्यश्वसन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस युक्त वायु फेफड़ों से बाहर जाएगी, हमारे शरीर से बाहर जाएगी, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उच्छ्वसन। अब हमारे शरीर में O2 और CO2 का वहन, कि ऑक्सीजन गैस कैसे जाएगी और CO2 वापस कैसे बाहर निकलेगी, ये बहुत अच्छे से समझेगा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मानव में संवहन तंत्र या मानव में परिसंचरण तंत्र, हृदय की संरचना, वो हमारा इसी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि ये चीज़ वहाँ पर भी दोबारा आएगी। अब हमारे शरीर में O2 और CO2 का वहन कैसे होता है। सबसे पहले आप देख रहे हैं O2 से समृद्ध वायु, जिस वायु में ऑक्सीजन गैस है। O2 से समृद्ध वायु हमारी नाक के द्वारा एंटर करके, नाक से फिर कंठ नली, श्वास नली, फिर फूफू से होते हुए कहाँ पहुँचेगी, कोशिका में। अब आप जानते हैं कोशिकाओं में या कोशिका कोश की भित्ति में रुधिर वाहिकाएँ हैं, तो ये O2 से समृद्ध वायु कहाँ पहुँच जाएगी, रुधिर वाहिकाओं में। अब रुधिर वाहिकाओं में हमारे शरीर के अंदर, हमारे रक्त के अंदर, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है कि हीमोग्लोबिन नाम का एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, और वो ऑक्सीजन गैस के साथ मिलता है। तो देखिए O2 गैस जो है यहाँ पर, 1 मिनट, O2 गैस RBC में उपस्थित, RBC क्या है, रेड ब्लड सेल्स, जिसे लाल रुधिर कणिकाएँ बोलते हैं। O2 गैस RBC में उपस्थित HB हीमोग्लोबिन से मिलती है, ठीक है। Hg लिखा बेटा, इसे HB कर लेंगे, ये HB है, ठीक है, हीमोग्लोबिन से मिलती है, और वो एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम के पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये बन गया हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही ऑक्सीजन गैस शरीर के सभी भागों तक पहुंचेगी। अब धमनी द्वारा O2 का उत्कों में पहुंचना। अब ये ऑक्सीजन गैस हीमोग्लोबिन के साथ मिली, उसने क्या बना दिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना दिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ही, इसी के रूप में ही धमनियाँ क्या है, ऑक्सीजन गैस को उत्कों में पहुँचाती है। अब वहाँ पर ऑक्सीजन गैस पहुँच गई, हमारे पास मानव शरीर के उत्कों में पहुँच गई, तो फिर क्या होगा, ग्लूकोज का O2 द्वारा ऑक्सीकरण होगा और ऊर्जा का उत्पादन। अब हमारे शरीर के उत्कों में जो ग्लूकोज पाया जाएगा वो इस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलेगा, जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेके आया, धमनियाँ लेके आई हैं, उनके साथ मिलके ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा और ऊर्जा उत्पादन होगी। यानी कि हमारे यहाँ श्वसन का कार्य कंप्लीट हो गया, हमें ऊर्जा मिल गई। लेकिन यहाँ पर जब ये ग्लूकोज का O2 द्वारा ऑक्सीकरण हो रहा है, उस समय में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होती है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर के लिए बहुत ज़्यादा विषैली है, उसे बाहर निकालना है। तो अब क्या होगा, देखिए बेटा आगे स्टेप में, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्कों में उत्पादन। अब यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्कों में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वापस उल्टा प्रोसेस चलेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त की वाहिकाओं में आ जाना, रक्त वाहिकाओं में आएगा। रक्त वाहिकाएँ कहाँ पाई जा रही थी, कोशिका में, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त वाहिका से कोशिका में आना। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कोशिका कोश में आना, ठीक है, और वापस उल्टा फुफ्फुस के रास्ते हुए, फेफड़ों के रास्ते होते हुए, ग्रसनी और श्वास नली से होते हुए नासा द्वार के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का नासा द्वार द्वारा बाहर निकल जाना। क्लियर, ये है हमारे शरीर में O2 और CO2 का वहन। क्लियर है स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक मानव में श्वसन। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको इस टॉपिक के दौरान कहीं भी कुछ डिफ़िकल्टी आई है तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पर कमेंट लिख सकते हैं, मुझसे क्लियर कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश काल्डा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास मानव में संवहन तंत्र, या ये कहेंगे मानव में परिसंचरण तंत्र, मानव हृदय की संरचना। तब तक के लिए बाय, बेस्ट विशेस।